उत्सव मना रहा है क्योंकि भारत को आज़ाद हुए 75 ईयर जो है वो कंप्लीट होने जा रहे हैं। तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की घोषणा पे पूरा देश पूरे साल जो है ये कार्यक्रम चलेगा आज़ादी अमृत महोत्सव का। और उसी कड़ी में आज 26 नवंबर को पूरे देश भर में संविधान दिवस मनाया जा रहा है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को संविधान की जो मसौदा कमेटी थी उसने संविधान को रेडी करके भारत देश को या भारतीय संसद को अर्पित कर दिया था, समर्पित कर दिया था, उनको हैंड ओवर कर दिया था, राइट। तो उसी के उपलक्ष्य में भारतीय संविधान दिवस जो है आज पूरे देश में सरकारी तौर से भी और गैर सरकारी तौर से भी पूरा देश जो है आज इस अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में संविधान दिवस जो है वो मना रहा है। तो उसी कड़ी में बीइंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हमारी यूनिवर्सिटी की तरफ से भी हमारे इंस्टीट्यूशन की तरफ से भी हम भी ये संविधान दिवस मना रहे हैं। इस संविधान दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य है कि पूरा संविधान तो नहीं पढ़ते हैं लोग, लेकिन फिर भी जो संविधान की जिसको हम संविधान की आत्मा मानते हैं, उसकी जो उद्देशिका है वो संविधान की आत्मा मानी जाती है। वो हमारा बेसिक प्रिंसिपल है, हमारा मूल सिद्धांत है कि भारतीय संविधान के सामने सभी लोग बिना किसी भेदभाव के सभी समान हैं, सभी के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। भारतीय संविधान इस बात की गारंटी देता है कि देश में बिना किसी भेदभाव के कानून सभी के साथ न्याय करेगा, उचित प्रतिनिधित्व देगा। ये सारी चीजें हम ये कह सकते हैं कि विश्व के महानतम जो संविधान है उनमें से एक संविधान, लिखित संविधान भारत का संविधान है, उसको एक बहुत बड़ा दर्जा प्राप्त है पूरे विश्व में, क्योंकि विश्व के विभिन्न संविधानों की जो अच्छी अच्छी चीजें हैं वो उसके अंदर समाहित हैं। हमारे भारत की जो संविधान समिति थी उसने पूरे विश्व से के कॉन्स्टिट्यूशन है उनसे अच्छी अच्छी चीजें लेके उसमें इंक्लूड की हैं, जिसको बनाने में पूरे 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय उसको तैयार करने में लगा। और हम ये कहें कि हमारी अगर असली आजादी अगर हम मानते हैं गणतंत्र दिवस के रूप में जो हम मनाते हैं 26 जनवरी 1950 को, तो सही मायने में भारत को एक गणराज्य का दर्जा जो है वो 26 जनवरी 1950 को मिला, क्योंकि उस दिन भारत जो है वो संवैधानिक रूप से एक गणराज्य जो है वो स्थापित हो गया। तो हम जो है भारतीय संविधान की उद्देशिका को क्या उसका अनुवाद करेंगे, आप सभी लोग जो है उसको साथ साथ दोहराएंगे। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में भारत की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख
26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एदर द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। जय हिंद, जय भारत। उन्होंने यहाँ तक कि अपने इतना सैक्रिफाइस महिलाओं के लिए किसी ने नहीं किया होगा। जब आप इस दुनिया में नहीं थे तो भी वो शख्स आपके लिए लड़ाई लड़ रहा था। जब बात हिंदू कोड बिल की थी तो उन्होंने अपने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा देने की बात भी स्वीकार कर ली थी, क्योंकि उस समय आपने देखा होगा कि अगर उस समय की संसद को हम देखें तो बहुत सारे बुजुर्ग लोग थे, यानी कि आप कह सकते हैं बहुत रूढ़िवादी लोग। तो वो जब बात करते थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की महिलाओं को इक्वल दर्जा देना चाहिए, ये गलत है उनको बंद करके रखना या उनको एक सिर्फ उपभोग मात्र की वस्तु बना के रख देना, तो उनका विरोध होता था कि नहीं ऐसा नहीं होता, भारत में ऐसा नहीं है। अरे महिलाएं कोई लड़ाई में जाएंगी तो सर्विस करने जाएंगी, यहाँ संसद में क्या करेंगी, आके घर में चूल्हा चौका करें ना। बट B.R. अम्बेडकर की जो एजुकेशन है वो ज्यादातर जो है बाहर हुई है उनकी, अमेरिका में, इंग्लैंड में, बाहर अच्छी यूनिवर्सिटी से उन्होंने एजुकेशन प्राप्त की, तो दे नो अबाउट द डेवलपमेंट। वो कहते थे कि यदि एक पुरुष पढ़ा लिखा होता है तो एक घर संभालता है, यदि एक महिला पढ़ी लिखी होती है तो 2 घरों को संभालती है। और उनकी जो वर्डिंग थी वो थी कि मैं किसी देश की तरक्की जो है उस देश की महिलाओं की तरक्की से आंकता हूं। अगर किसी देश की महिलाएं जितनी ज्यादा उन्नति कर रही हैं, जितनी ज्यादा तरक्की कर रही हैं, इसका मतलब वो देश भी उतना ही ज्यादा उन्नत होगा, राइट? क्योंकि महिलाएं, आप ये देखिए कि अगर बच्चा इस दुनिया में आता है या व्यक्ति जब इस दुनिया में आता है तो उस पर सबसे पहले जो मेन इफेक्ट है वो किसका होता है? वो माँ का होता है। माँ उसको जैसा पालन पोषण करेगी, जैसे संस्कार उसको देगी, वो उसी तरह से ढल जाएगा। तो इसलिए महिलाओं को आज जो ये अधिकार मिले हुए हैं, जो आज आप हर चीज के अंदर अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, ड्यू टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि अमेरिका में, इंग्लैंड में या दूसरे जो डेवलप्ड कंट्री हैं उनमें महिलाओं को बिल्कुल इक्वल राइट्स हैं, वहां किसी तरह का जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। इसलिए वहीं से उन्हीं सिद्धांतों को बाबा साहब अम्बेडकर जो है वो यहाँ इंडिया में लेके आए और आप लोगों के लिए एक लड़ाई लड़ी। सही मायने में यदि हम महिलाओं के उद्धारक के रूप में यदि किसी को देखें अगर इंडिया में, तो वो सबसे अगर ऊपर नाम आएगा तो भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का आएगा, क्योंकि उन्होंने आपको कॉन्स्टिट्यूशनली राइट दिया। आज आप हर चीज के लिए लड़ जाते हैं, 1 मिनट में बोलेंगे राइट है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में, है ना। आज मान ले किसी के घर आज डिवोर्स की यदि बात आती है, 1 मिनट में केस दायर कर देती, खर्चा भी चाहिए, इतने पैसे भी चाहिए, ठीक है ना। अलग रहूंगी तो आधी सैलरी भी मेरे अकाउंट में आएगी। ये राइट्स है ना आपको, क्योंकि कानून में लिखा हुआ है कि यदि इस तरीके से डिस्प्यूट होता है, अगर बच्चा है तो उसका पालन पोषण के लिए भी पैसा चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है इनको कानून का अमली जामा जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पहनाया गया और आप सभी को इतने राइट्स मिले। सो हम उम्मीद करते हैं कि हम भारतीय संविधान की गरिमा को हमेशा बना के रखेंगे। हम ये कहें कि उम्मीद का हम संकल्प लेते हैं आज के दिन कि हम भारतीय संविधान की गरिमा को बनाए रखेंगे, क्योंकि संविधान से ऊपर इस देश में कोई भी व्यक्ति नहीं है। हम उसके मान सम्मान को हमेशा बरकरार रखेंगे। यही हमारे देश को, आज अगर देश कुछ चल पा रहा है तो इसलिए कि उसके पास कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन पहले बन गया होता तो हो सकता है हम 100 साल पहले भी आजाद हो गए, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट की भी ये कंडीशन थी कि अगर इंडिया को आजादी दे भी दी जाए तो चलाएंगे कैसे इतने बड़े देश को,
और इतना बड़ा क्षेत्रफल है, इतने सारे डिफरेंट लोग हैं, अलग अलग धर्म है, अलग अलग जातियां हैं, अलग अलग समुदाय हैं। यहाँ की इंडिया में तो जाति में भी एक जाति होती है ना, उसमें भी फिर पहले धर्म आपस में टकराते हैं, फिर अगर एक धर्म को अलग कर दो तो उनमें जातियां टकराती हैं, फिर जातियों को अलग कर दो उन्हें गोत्र टकराते हैं, है ना, फिर गोत्र में भी कर दो तो अक्षेत्र टकराते हैं। तो इतना सारा कंफ्लिक्ट है तो देश चलेगा कैसे? आपके पास कुछ तो होना चाहिए ना लिखित में। अब आप एक बात बताइए, आपको बीएड में एडमिशन दे दिया जाए, सिलेबस होना, क्या कर पाएंगे बीएड? नहीं कर पाएंगे। भाई यही नहीं पता कि कौन से सेमेस्टर में क्या पढ़ना है, कैसे एग्जाम देना है, तो हर चीज का एक कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके बिना कुछ भी व्यक्ति नहीं कर सकता है, राइट। प्रकृति का भी अपना एक नियम है, उसके भी लॉज है ना, प्रकृति के नियम है, प्रकृति भी उन्हीं नियमों के अनुसार चलती है, उन्हीं नियमों के अनुसार न्याय करती है। तो आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज आवर नेचर। हम ये कहें कि भारत की आत्मा अगर कहीं बसती है तो वो भारतीय संविधान में बसती है। थैंक यू। और कोई कुछ बोलना चाहे तो बोल सकते हैं।